करते हैं कि आपका टॉपिक जो है रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? याद करते हैं खर्चा। खर्चा नहीं बोल सकते, कीमत बोल सकते हैं। किसी भी चीज को बनाने के लिए जो हमें कॉस्ट कीमत लगती है उसको हम कॉस्ट बोलेंगे। किसी भी कंपनी के लिए कोई भी सप्लायर है या फिर कोई भी प्रोड्यूसर है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट टॉपिक होता है कॉस्ट। क्योंकि जब तक वो अपनी कॉस्ट नहीं फाइंड करते तब तक उनको अपना प्रॉफिट लेवल नहीं पता लग सकता भी कितनी वो इनकम कमा रही है। कॉस्ट को देख के ही रेवेन्यू निकलती है। हम बोलें कि पहले रेवेन्यू देखेंगे बाद में कॉस्ट देखेंगे, कभी नहीं हो सकता। पहले आपको अपनी कॉस्ट देखनी पड़ेगी। अगर कॉस्ट आप सही लेके चल रहे हैं, उसको ऑलवेज कोशिश कर रहे हैं कि एक लेवल पे मेंटेन करके रख रहे हैं या फिर उसको डिक्रीज कर रहे हैं, फिर आपका प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अगर बाय द वे ऐसी कंडीशन आएगी कॉस्ट आपकी इंक्रीज हो रही है, तो क्लियर है कि किसी भी प्रोड्यूसर का सप्लायर का बिजनेस जो है लॉस सफर में जाना स्टार्ट करेगा। क्योंकि उसका प्रॉफिट लेवल तो एक लेवल तक होता है। जब आपने अपनी कीमतें बढ़ा दी, अपनी कॉस्ट बढ़ गई आपकी, तो आप अपना प्रॉफिट कम करेंगे। सिंपल सी बात। इन्होंने आपके पास लिखा भी है कॉस्ट आज के टाइम में कहते हैं एक इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है किसी भी सप्लायर के लिए, किसी भी प्रोड्यूसर के लिए। क्योंकि जब उसने कोई गुड्स सप्लाई करनी होती है या प्रोड्यूस करनी होती है तो उसको कॉस्ट सबसे पहले ही देखनी होती है। कॉस्ट के लिए हम कोई सिंपल से वर्ड में बात करेंगे तो कॉस्ट को अगर देखना हो तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। क्योंकि वाइडली बेस पे हम लोग देखते हैं, कोई एक लेवल पे नहीं देखते। जब कॉस्ट कोई बंदा बिजनेस कर रहा हो, कोई एक चीज कॉस्ट नहीं लगती कि उसको सिर्फ सामान लेके आने की कॉस्ट पड़ती है। कॉस्ट उसको काफी प्रकार की लगती है। जैसे एग्जाम्पल लिखिए कि प्राइस ऑफ द इनपुट, जो आप इनपुट सामान आपके पास है अवेलेबल। जैसे एग्जाम्पल में रॉ मटेरियल आप लेके आ रहे हो तो आपका इनपुट्स ही है, तो उसकी कॉस्ट कितनी आपको बढ़ रही है। दूसरा उन्होंने लिखा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ इनपुट्स, जो इनपुट्स आपने यूज लेके आए हो रॉ मटेरियल वगैरह, जब उसको प्रोडक्शन में लेके जा रहे हो, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहे हो, उस टाइम पे भी तो आपकी कॉस्ट लग रही है। कोई लेबर रखी हुई है, मशीन है, उन सब चीजों की आपको कॉस्ट होती है। उसके बाद टेक्नोलॉजी, किस टेक्नोलॉजी बेस पे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसकी भी आप कॉस्ट लगती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी आपने यूज करनी है आज के टाइम में, पैसा तो सब जगह पे करना पड़ता है, तो वो भी कॉस्ट में लगती है। लेवल ऑफ आउटपुट, आपका आउटपुट लेवल कितना है, कितना इनपुट यूज करके आउटपुट प्रोड्यूस करते हो, उसमें कितनी वेस्टेज निकल रही है, वो भी आपकी कॉस्ट हो जाती है। टाइम पीरियड, अपने कैश अपने रॉ मटेरियल को कितनी जल्दी आउटपुट में कन्वर्ट कर रहे हो, उस टाइम पीरियड में आपका पैसा उतने टाइम में ब्लॉक रहता है, तो आपको उस चीज की भी कॉस्ट पड़ती है। मान लीजिए आपने आज के पास 100 रुपए हैं, 100 रुपए से आप लोग कोई काम कर रहे हैं या आपका कोई छोटा सा दुकान चल रहा है, अगर वो 100 रुपए आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं, आपको पूरा काम चलाने के लिए पैसे और भी चाहिए, तो कितना टाइम के लिए आपका पैसा ब्लॉक है, आपकी कितनी कॉस्ट बढ़ रही है, उसको हम बोल सकते हैं टाइम पीरियड। तो जब भी कॉस्ट देखनी होगी इन सभी पॉइंट से देख सकते हैं। फिर आगे स्टार्ट किया कि कॉस्ट कंसेप्ट क्या होता है। जैसे कॉस्ट कंसेप्ट क्या होगा, जो एक्चुअल में हम अमाउंट किसी चीज को हायर करने के लिए या परचेज करने के लिए पे करते हैं, वो हमारी क्या होगी, कॉस्ट ही होती है। सिंपल वर्ड में बात करें, कॉस्ट इज द वैल्यू दैट द मस्ट बी गिवन अप टू एक्वायर और प्रोड्यूस ए गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट वो कंसेप्ट होता है जब हम किसी गुड्स को प्रोड्यूस करने के या एक्वायर खरीदने के लिए कोई पैसा देते हैं, उसको हम कॉस्ट कह सकते हैं। कॉस्ट के इन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्ट लिखी है, कौन कौन सी कॉस्ट होंगी। सबसे पहले मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट क्या होगी, ऐसी कॉस्ट जो किसी जॉब के साथ हमें पैसा स्पेंड करने के लिए लगाएंगे। मैं मान लीजिए आपने कोई चीज खरीदनी है या कोई चीज आप इंजॉयमेंट करने के, जहां पर आपको पैसा देना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, मॉनेटरी कॉस्ट। मीन्स एक्चुअल में पैसे का लेन देन देखा जाता है जहां पर। फिर होती है रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट क्या होगी, एक्चुअल में किसी गुड्स को बनाने के लिए जो कॉस्ट लगती है। मैं बोलूँ कि एक कंपनी कंप्यूटर बनाती है, कंप्यूटर बनाने पे ऐसा तो नहीं बोल सकते सिर्फ कंप्यूटर बनाने का कॉस्ट होगी। कंप्यूटर बनाने में काफी कॉस्ट होगी, उसका जो स्पेयर पार्ट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट्स हैं, जो लेबर उसको बना रही है, कितना टाइम लग रहा है, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है। जब सारी कॉस्ट मतलब कि फिक्स प्लस वेरिएबल कॉस्ट को जब टोटल किया जाता है तो उसको हम कौन सी कॉस्ट बोलेंगे, है जी, उस कॉस्ट को हम बोलेंगे रियल कॉस्ट। उसके बाद हमारे पास आती है अकाउंटिंग और बिजनेस कॉस्ट। बिजनेस को चलाने के लिए, उसका पूरा ध्यान रखने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए जो कॉस्ट लगती है, अकाउंट से काम कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट लगेगी उसको हम अकाउंटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं। फिर आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, टाइम स्पेंट स्टडिंग एंड दैट मनी टू बी स्पेंट समथिंग एल्स। आपने कोई काम, तो मैं एग्जांपल में आपने अपना पैसा स्टडी के ऊपर लगाया, स्टडी के ऊपर लगाते समय आपने अपना पैसा कहीं और पर भी कुछ सीखने के लिए आप लगा रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक पैसे से आप जब कुछ और काम भी साथ में कर रहे हैं। इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होगी, जब आपकी किसी भी प्रकार की गुड्स जो आपके साथ अटैच है, जब उसका आपका लॉस हो जाता है, उसमें जो कॉस्ट हमारी जाती है उसको हम क्या बोलेंगे, इकोनॉमिक कॉस्ट। मैं एग्जांपल बोलूँ कि आपकी
लाइफ के साथ अटैचमेंट गुड्स क्या है कि रोटी कपड़ा मकान, आपकी रोटी कमाने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, जहाँ वोलन कपड़े आपको चाहिए तो उसके आपके पास जो थे वो खराब हो गए, उसका लॉस हो गया, उसको दोबारा आपने जब खरीदने हैं तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी, आपकी इकोनॉमिक कॉस्ट आ जाती है। फिर आती है सोशल कॉस्ट। सोशल कॉस्ट वो कॉस्ट होंगी जो आपकी प्राइवेट कॉस्ट या फिर जिसको हम ऐसी कॉस्ट बोल सकते हैं गुड्स और सर्विसेज को कंजम्पशन करने पे लगती हैं। जब आपने कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदनी है या यूज करनी है उसके लिए आपको जो पैसे देने पड़ते हैं उसको हम सोशल कॉस्ट भी बोल सकते हैं। फिर आती है प्राइवेट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती हैं जो फर्म और कंज्यूमर मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्रोडक्शन, जिन कोस्ट कीमतों को प्रोडक्शन में ऐड किया जाता है। कई बार कंपनी वाले ऐसे खर्चे भी करते हैं भी जिनको ऐसे जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी बिजनेस में ऐड करना पड़ता है, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट कॉस्ट। मैं एग्जाम्पल दूँ, ओनर है, बिजनेस चला रहा है, उसने बिजनेस चलते समय अपना भी कोई खर्चा साथ में करना है, शायद अपना इंश्योरेंस पॉलिसी करवा दी उसने, उसकी कीमत किस्त जो है बिजनेस से देता है, उसको हम बोलेंगे प्राइवेट कॉस्ट। फिर हमारे पास आती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिनको इजीली बेस पे फाइंड किया जा सकता है, क्वालिफाइड होती हैं, जिनसे क्वांटिटेबल होती है, आइडेंटिफिकेशन इजीली बेस पे की जा सकती है और इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड भी किया जाता है। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, जिनको इजीली बेस पे फाइंड नहीं किया जाता और ये आउट ऑफ बुक्स होती है, कभी भी बिजनेस में इनको नोट नहीं किया जाता। फिर हमारे पास आती है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कॉस्ट। सबसे पहले बात करते हैं शॉर्ट रन। शॉर्ट रन में कॉस्ट क्या होती है, मोस्टली आपकी फिक्स होती है। हम बोल के बात करते हैं तो भी जो भी आपको कॉस्ट लगेगी टोटल बेस पे लगती है, क्योंकि शॉर्ट रन में कुछ भी चेंजेस नहीं किए जाते। एक्चुअल में जो कॉस्ट लगनी है मोस्टली फिक्स ही होती है। शॉर्ट रन में कॉस्ट को 2-3 प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहले टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट समझते क्या होता है, किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जितना हमें टोटल पैसा देना पड़ता है उसको क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। एक प्रोडक्ट बनाया हमने, मान लीजिए 10 प्रोडक्ट बनाए, 10 प्रोडक्ट बनाने में हमारे 100 रुपये लगे, तो जो हमारे 100 रुपये लगे उसको क्या बोलेंगे, टोटल कॉस्ट। फिर आते हैं भी उसके बाद एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट क्या होगी, जितने आपने प्रोडक्ट बनाए टोटल कॉस्ट को उससे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एवरेज कॉस्ट आ जाएगी कि एक प्रोडक्ट बनाने में कितनी कीमत लगेगी। मान लो मैंने एग्जाम्पल 10 प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपये लगते हैं, तो वो 100 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कीमत आ जाएगी एक प्रोडक्ट की 10 रुपये, तो वो हमारी एवरेज कॉस्ट हो जाएगी। फिर हमारे पास आती है मार्जिनल कॉस्ट। कुछ भी आपका टोटल प्रोडक्शन में जब कुछ चेंजेस आते हैं, मान लीजिए आपके 10 प्रोडक्ट बनाने में 100 रुपये कॉस्ट थी, आपने 11 प्रोडक्ट बनाया, आपकी कॉस्ट 110 आई या 105 आई, जो भी टोटल में से एक्स्ट्रा जो कुछ आपका लगता है उसको क्या हम बोलते हैं मार्जिन। ये मार्जिन इंक्रीजमेंट भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि 10 के 11 प्रोडक्ट बनाने हैं, 10 के मान लो हमने 9 प्रोडक्ट बनाए तो कितनी कॉस्ट आ रही है उसको भी हम मार्जिन में ले सकते हैं। फिर आते हैं कॉस्ट इन लॉन्ग रन। जब लॉन्ग रन की कॉस्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग रन कॉस्ट में हमेशा रिटर्न टू स्केल देखा जाता है। रिटर्न टू स्केल हमने शायद कल भी पढ़ा था, क्योंकि कंपनी प्रोडक्शन कर रही है तो कितना उनका बेनिफिट हो रहा है, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, रिटर्न डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कॉस्ट हमेशा लॉन्ग रन में भी अगर देखी जाएगी, शॉर्ट रन में तो बहुत सिंपल है, हमने 3 देख ली। सबसे पहले पढ़ा हमने शॉर्ट रन के लिए, उसमें 3 कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट। जब हम चलते हैं लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में कॉस्ट को 3 प्रकार से देखा जाएगा, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। इसके लिए जो ग्राफ बनाते हैं हम लोग, ये 2 ग्राफ बनाते हैं, इस जगह बनाता हूं। जब भी आप किसी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल देखोगे, लॉन्ग रन में ही पॉसिबिलिटीज होती हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी है अपने प्रोडक्शन में जो चेंजेस कर सकती है, किसमें कर सकती है, सिंपल से वर्ड है कि लॉन्ग रन में जो चेंजेस होते हैं। अगर आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, मान लीजिए आपका रेवेन्यू कर्व ऊपर की तरफ बढ़ रहा है इस तरह से, तो आपकी जो कॉस्ट होगी वो इस तरह से बढ़ती है, ठीक है। इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट आपकी डाउन की होंगी, ये आपकी रेवेन्यू होगी। ये रेवेन्यू कॉस्ट में होता है, रेवेन्यू आपका इनकम। अगर आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल है, मीन्स आपका प्रोडक्शन मान लीजिए या रेवेन्यू मान लीजिए, मैं यहाँ पे आपका प्रोडक्शन ले देता हूँ एग्जाम्पल है, तो फिर आपको नॉर्मल बेस पे याद है कि आपका प्रोडक्शन जो है, मीन्स मैं बोलूँ कि फिनिश गुड्स हैं या फिर जो आपका प्रोडक्शन है वो ऊपर की तरफ बढ़ रही है, आपकी इनकम जो है ऊपर की तरफ जा रही है, तो उस टाइम पे कॉस्ट हमारी नीचे को जाती है। कैसे जाती है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे लेवल ऐसा होता है कि लॉन्ग टाइम में कि हम लोग मेंटेन कर लेते हैं अपने बिजनेस को। दूसरा जो हमारे पास आता है वो आता है डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल क्या मतलब है, जो हमने पैसा मार्क कंपनी में लगाया हुआ है, उस टाइम पे हमने जो सोचा था कि हमारी रेवेन्यू इतनी आनी चाहिए, उतनी रेवेन्यू आती है। इसको कैसे दिखाते हैं,
डिक्रीजिंग टर्म्स का क्या होगा, आपका रेवेन्यू जो है डाउन होगा, तो आपकी जो कॉस्ट है वो बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। इसको ऐसे दिखाते हैं, टोटल कॉस्ट बढ़ रही होगी, जो आपकी रेवेन्यू है वो डाउन हो जाएगी। इसको बोलते हैं डिक्रीजिंग। मोस्टली लॉन्ग रन में होता है, कई बार कंपनी कुछ एक्स्ट्रा कर देती है बिजनेस में, या कुछ चेंजेस कर लेती हैं जो हमने इनपुट्स में देखे हैं लेबर कैपिटल में। अगर तो अच्छी तरह से सेटलमेंट चल रहा है तो वो लेबर कॉस्ट आपकी जो है कैपिटल कॉस्ट है वो डाउन होगी, आपका प्रोडक्शन ऊपर की तरफ बढ़ेगा, आपकी इनकम बढ़ेगी लॉन्ग रन में। बाय द वे अगर अच्छे से एडजस्टमेंट नहीं कर पाते, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं करवा पाते, या टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूज नहीं कर सकते, टाइम प्रॉपर सेटअप नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है टोटल कॉस्ट बढ़नी स्टार्ट हो जाती है, आपकी रेवेन्यू जो है डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। थर्ड हमारे पास होती है कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में क्या होगा कि 2 ग्राफ सेम वैसे, अगर आपकी रेवेन्यू एक दिशा में बढ़ रही है तो आपकी कॉस्ट भी सेम उसी दिशा में बढ़ती है। एक जगह दिखाएंगे टोटल कॉस्ट, एक जगह दिखाएंगे, ठीक है। ये कांस्टेंट रखो, जितना कंपनी पैसा लगाती चली जा रही है उतनी इनकम उनकी बढ़ती चली जा रही है। अच्छी कंडीशन कब होती है, जब इस कंडीशन में चलती है, कॉस्ट डाउन होती चली जाए, हमारा इनकम जो है बढ़ता चला जाए। ये लॉन्ग रन में हम शो कर सकते हैं। अगर शॉर्ट रन में दिखाना है कॉस्ट को तो 3 तरीके से दिखाना है। हमारी शॉर्ट रन में टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, एवरेज कितनी लग रही है, और मार्जिन लग रही है। कॉस्ट के बारे में क्लियर हुआ। जब कॉस्ट को हम देख लेते हैं उसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू तो समझते क्या होगा, हाँ जी, रेवेन्यू क्या होता है, कोई भी इनकम या फिर जो भी हम प्रॉफिट कमाते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू। रेवेन्यू जब भी कंपनी मार्केट में देखी जाती है तो कंपनी ऑलवेज रेवेन्यू को भी 2-3 प्रकार से देखी। रेवेन्यू को भी जब कंपनी देखेगी तो ऐसे नहीं होता कि लॉन्ग रन में शॉर्ट रन में कोई रेवेन्यू देखी जाती है। रेवेन्यू को 3 तरीके से देखा जाएगा। सबसे पहले आपके पास टोटल रेवेन्यू, फिर हमारे पास एवरेज रेवेन्यू, लास्ट में हमारे पास होगा मार्जिनल रेवेन्यू। अभी इनको डिफाइन करना तो कैसे कर सकते हैं, टोटल रेवेन्यू क्या होगा, जितना भी आप प्रोडक्शन करते हैं उनको बेचने पे, मान लो आपने 10 प्रोडक्ट बनाए, उन 10 को सेल किया तो उसके हमने पैसे कमाए 1,000, ठीक है। 10 प्रोडक्ट हमने बनाए हैं, उसकी कीमत जो है 100 रुपए है, तो हम जो टोटल पैसे कमा रहे हैं 1,000 रुपये, वो हमारी क्या हो जाएगी टोटल रेवेन्यू। जो भी आप लोग प्रोडक्ट बनाते हैं, क्योंकि कंपनी जो फिनिश गुड्स बनाते हैं उनको मार्केट में सेल तो करती हैं किसी न किसी कीमत के ऊपर, ऑलवेज जो कीमत रखती हैं वो अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट से ऊपर में लेके चलती हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि नो प्रॉफिट लॉस है, उससे ऊपर की कीमत होती है उनकी ऑलवेज। तो जो पैसे कमाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, टोटल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू कैसे आएगा, जो आपने टोटल रेवेन्यू कमाई है, कितने प्रोडक्ट से कमाई है, उसको क्या बोलेंगे, पर प्रोडक्ट की 100 रुपये रेवेन्यू। 10 प्रोडक्ट है हमारे पास, 1,000 रुपये में बेचने हैं, तो एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी आ रही है 100 रुपये, इसको एवरेज समझ गए। जो आपके पास ये 1,000 रुपये 10 प्रोडक्ट बेचने में आए हैं, जो ऊपर वाले बाई द वे, मान लो मैं अगर 11 बेचूं तो मेरे को रेवेन्यू कितनी आ रही है, मैं बोल दूंगी 1100। अगर 9 प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो रेवेन्यू कितनी आ रही है 900। जो भी हमारा एक्स्ट्रा आएगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मार्जिनल रेवेन्यू। इसको भी 3 तरीके से दिखा सकते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू बोल रहा हूँ, रेवेन्यू को आगे उन्होंने 2 कंसेप्ट में दिखाया हुआ है, रेवेन्यू अंडर द परफेक्ट कंपटीशन, रेवेन्यू अंडर द इम्परफेक्ट कंपटीशन। रेवेन्यू के लिए परफेक्ट कंपटीशन में चल रहे हैं। सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन तो हमने पढ़ा था क्या होता है, लास्ट हमने शायद 1-2 टॉपिक पहले पढ़ के आए थे, टाइप ऑफ द मार्केट्स, जिसमें हमने परफेक्ट कंपटीशन पढ़ा था, उसमें फिर मोनोपोलिस्टिक मार्केट पढ़ा था, एक इम्परफेक्ट मोनोपोली पढ़ी थी और एक ओलिगोपोली पढ़ी थी। सबसे पहले बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन नाम से क्लियर है कि जहां पर लॉट्स ऑफ सेलर्स और लॉट्स ऑफ बायर होते हैं, वहां पर रेवेन्यू कहता किस हिसाब से दिखा सकते हैं, जहां पर जिस हिसाब से भी कहता भी लॉट्स ऑफ बायर्स और सेलर्स होंगे, वहां पर हम मोस्टली कंपनीज अपने टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ही दिखाती हैं। क्योंकि जिसके ज्यादा प्रोडक्ट बिकते चले जाएंगे मार्केट में, किसी भी प्रॉपर कंपटीशन ऐसा नहीं होता कि किसी बंदे के ऊपर कंपटीशन बेस पे कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं, गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस करती नहीं है। जितने मर्जी प्रोड्यूसर या सेलर मार्केट में आ सकते हैं और जितने मर्जी बायर्स सामान खरीदना चाहे वो खरीद भी सकते हैं। इस तरह की मार्केट को क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंपटीशन।
परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा, जैसे जैसे आपकी कहता सोल्ड क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका प्रॉफिट लेवल भी बढ़ता चला जाएगा। आपको हमने परफेक्ट कंपटीशन में दिखाया है कि मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट जैसे बेच रहे हैं, अगले पेज पे दिखा रहे हैं कि एक लेवल ऐसे है, रेवेन्यू उसी तरह से बढ़ता जाएगा। इधर दिखाया उन्होंने 1 2 3 4, ये है प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम बोल सकते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू स्ट्रक्चर है 5 10 15 20। एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू 5 की है। 2 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू 10 है। 3 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, रेवेन्यू 15 की है। 4 प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ये रेवेन्यू परफेक्ट कंपटीशन में सेम बढ़ती चली जाती है। ऐसी कभी भी कोई कंडीशन नहीं आती कि आपको ऐसा लगता हो कि हाँ कि हमें कोई प्रॉब्लम्स आएंगी। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स मार्केट में नहीं आती, क्योंकि टोटल जो परफेक्ट कंपटीशन है सब लोग वैसे ही चलते हैं। हर एक बंदा जितना सामान बेचेगा उतना प्रॉफिट कमाएगा। इसमें हम लोग एवरेज रेवेन्यू भी देखते हैं। एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होगा, जो लोग हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो सेम होगा। एवरेज क्या होगा, जितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हो जितना पैसा कमा रहे हो डिवाइड करते चले होगे। मोस्टली इस बेस पे चलें, एक प्रोडक्ट के ऊपर 5 रुपए कमा रहे हैं, 2 के ऊपर 10 रुपए, तो एवरेज सेम एवरेज क्या रहेगा, सबका 5 ही रहेगा। 5 ऐसे ही होगा ना, 5 को 1 से डिवाइड करोगे 5, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5, 15 को 3 से डिवाइड करोगे 5, 20 को 4 से डिवाइड करोगे। तो एवरेज रेवेन्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑलवेज इस तरह की मार्केट में एवरेज रेवेन्यू हमारी सेम रहती है, एक लेवल के ऊपर रहती है। आपको ग्राफ के ऊपर आगे दिखाया भी उन्होंने, एवरेज रेवेन्यू प्लस मार्जिनल रेवेन्यू सेम रहेगा। इसमें कभी भी कोई कंडीशंस ऐसी नहीं आती कि आपको कहीं पे जाके कोई लॉस सफर करना पड़े, क्योंकि एवरेज और मार्जिनल जैसे जैसे आप इंक्रीज करोगे वैसे वैसे ही बढ़ेगा। मार्जिन मैं बोलूँ कि मान लो इस प्रोडक्शन में चेंजेस कर रहा हूँ, भाई कीमत बढ़ा दे रहा हूँ, एक प्रोडक्ट 6 का हो गया, मार्जिनल रेवेन्यू सेम लेवल रहेगा, उसी बेस पे बढ़ेगा, उस पर प्रॉब्लम तो आने वाली नहीं है। तो जब भी परफेक्ट कंपटीशन देखा जाएगा प्रॉफिट वैसे ही बढ़ेगा जितने आपके प्रोडक्ट क्वांटिटी सेल होगी। एवरेज रेवेन्यू प्लस मार्जिनल रेवेन्यू ऑलवेज जो है इक्वल लेवल पे रहते हैं, इनको कभी भी प्रॉब्लम परफेक्ट कंपटीशन में नहीं आती। क्लियर हो गया। उसके बाद मेरे पास मार्केट आती है इम्परफेक्ट मार्केट। इम्परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, जहां पर कोई इकोनॉमिक कंसेप्ट होता है, जहाँ ऐसा मार्केट बोल सकते हैं जहां पर गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स अवेलेबल नहीं होते, फ्यूल सेलर्स होते हैं, जैसे कि ओलिगोपोली कंडीशन बोल सकते हैं या फिर मोनोपोली कंडीशन बोल सकते हैं। ऐसी कोई कंडीशन होती है जिसको इम्परफेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। उस तरह की मार्केट में जब भी हमारे पास एवरेज रेवेन्यू होगी, वो टोटल रेवेन्यू तो बढ़ेगी। मैं एग्जांपल के तौर पर बोलूँ, टोटल रेवेन्यू तो ऐसी बढ़ेगी जैसे जैसे आपके प्रोडक्ट सेल होंगे। जैसे हमने दिखाया कि एक प्रोडक्ट आप लोग बेच रहे हैं तो 10 रुपए। इसमें क्या था कि परफेक्ट में कहते सेम लेवल पे बढ़ रहा था, 1 का 5, 2 का 10। लेकिन जो इम्परफेक्ट कंपटीशन होगा वहां पर कोई प्राइसेस में फिक्स नहीं होता, कभी प्राइस बढ़ भी जाती है, कभी कम भी हो जाती है, कुछ कंडीशन जाती है। आपका लेवल प्रॉफिट लेवल तो बढ़ेगा। जब भी किसी मार्केट में हम लोग बिजनेस करेंगे तो ऐसा नहीं होता कि किसी मार्केट में हम बिजनेस करेंगे प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट उतने लेवल पे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि उस टाइम पे कस्टमर की बार्गेनिंग, कस्टमर की डिमांड, काफी कुछ हमें देखना पड़ता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन में जरूरी तो नहीं है कि सारे लोग हमारा ही सामान खरीदेंगे, हो सकता है किसी और का भी खरीद सकते हैं। तो वहाँ पे लोग कीमतें भी कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि एक प्रोडक्ट बेच रहे तो 10 रुपए कमा रहे हो, 2 प्रोडक्ट बेच रहे हो तो 18। ऐसे लेवल उन्होंने आगे बनाए हुए हैं, इस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस तरह में हमारा ग्राफ सीधा एक दिशा में आगे बढ़ रहा था परफेक्ट कंपटीशन में। लेकिन जब इम्परफेक्ट कंपटीशन की बात करते हैं तो बोलते हैं कि आपकी रेवेन्यू बढ़ेगी लेकिन उस लेवल से नहीं बढ़ती जो हम लोग आगे सोच के चलते हैं। जैसे हमने दिखाया कि आपके पास एक ग्राफ रेटिंग डाटा लिया हमने, क्वांटिटी 1 बेच रहे हो तो 10 रुपए कमा रहे हो, 2 बेच रहे हो तो 18 कमा रहे हो, 3 बेच रहे हो तो 24 रहे हो, 4 बेच रहे हो तो 28 रुपए कमा रहे हो। रेवेन्यू बढ़ती धीरे धीरे आगे जाके डाउन होना भी स्टार्ट करती है। जैसे इसमें ग्राफ दिखा रहे हैं इसको हम टोटल रेवेन्यू बोलते हैं। किसी लेवल पे जाके तो ये डाउन होना भी स्टार्ट होगी, क्योंकि इम्परफेक्ट कंपटीशन में सब कुछ एक जैसा नहीं रहता है। वहां पर आपकी एवरेज रेवेन्यू भी प्लस मार्जिनल रेवेन्यू भी हमेशा टोटल रेवेन्यू से नीचे की तरफ रहती है। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा टोटल रेवेन्यू से नीचे ही होती है। जैसे परफेक्ट में हमने देखा था कि एक लेवल पे स्थिर रहती है, इसमें टोटल रेवेन्यू से हमेशा डाउन में ही रहती है। ये था आपके पास इम्परफेक्ट कंपटीशन। कभी भी कोई कंपनी अगर मार्केट में काम करती है तो ऑलवेज कोशिश ये करती है कि आपस में रिलेशनशिप बना के चले, कॉस्ट और रेवेन्यू के बीच में या फिर प्रोडक्शन के साथ में। आपको एक टॉपिक आगे दिया है, रिलेशनशिप अमंग दी कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोडक्शन। अगर कोई भी कंपनी अपनी कॉस्ट को प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर ले
और देख ले कि उसको इतना पैसा कमाना है, तो यूजुअली इस पर रिलेशनशिप बन रहता है, तब हमेशा ये काम चलता है। अगर उसको मेंटेन नहीं करती, प्रॉपर प्रोडक्शन नहीं करती, मार्केट में डिमांड को कंप्लीट नहीं करती, तो वो कंपनीज की प्रॉफिट लेवल इस तरह से चलते हैं, फिर उसमें इम्परफेक्ट हो जाता है ना, फिक्स लेवल नहीं रहता कि किस लेवल पे पैसे कमा रहे हैं, तो कभी कमा लेंगे कभी डाउन जाएंगे, ऐसा बिजनेस भी हो जाता है। ये था आपका टॉपिक जो हुआ रेवेन्यू कंसेप्ट का खत्म। कोई क्वेश्चन इसमें से लगता हो आपको पूछने वाला तो क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा इसी में आपका टॉपिक है मैक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस, क्योंकि हम लोग आपकी इकोनॉमिक्स जो पढ़ रहे हैं वो बिजनेस की बात कर रहे हैं। इकोनॉमिक्स को जब देखेंगे दो लेवल से देखते हैं, माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले आपके पास इन्होंने बताया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द फंक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? माइक्रो के बारे में आपने पढ़ा होगा, माइक्रो की होती है सिर्फ कुछ एरिया के लिए, जब हम देखते हैं उस एरिया में लोगों की डिमांड कितनी है, उसको कैसे कंज्यूम किया जाए, लोगों के पास अपना इनकम सोर्स कैसा है, उससे अपनी जो उनके डिजायर्स हैं, जब उनको कैसे डिमांड में कंप्लीट कर रहे हैं। जब मैक्रो की बात करते हैं तो मैक्रो का मतलब क्या होता है? एज ए होल, ऑल ओवर कंट्री के बारे में देखा जाए, पूरी कंट्री के बारे में, या किसी कंट्री में कुछ स्टेट्स के बारे में बोल दिया जाए, इन स्टेट्स को देखना है। स्टेट में मैं बोलूंगी पूरे पंजाब के बारे में देखना है। अब पूरे पंजाब में लुधियाना के लिए देखोगे तो वो क्या हो जाएगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लुधियाना में क्या क्या हो रहा है, किस तरह से इनकम्स हैं, किस तरह की एम्प्लॉयमेंट है, किस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, पॉवर्टी लाइन कितनी है, वो होगी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। अब बोला जाए कि पूरे पंजाब की स्टडी करनी है तो उसको क्या बोलेंगे? स्टडी एज ए होल, उसको क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जब भी स्टडी करते हैं तो उसमें एक नेसेसरी क्वेश्चन होते हैं। नेसेसरी क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एग्रीगेट दैट इज ओनली एट द होल इकोनॉमी लेवल। पूरी इकोनॉमी लेवल के ऊपर ध्यान दिया जाता है, किसी एक चीज के ऊपर हम नहीं देखते हैं। दूसरा, देयर इज नो डाउट दैट इज द माइक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल यूनिट्स आर स्टडीज बट इट डज नॉट मीन द इंडिविजुअल यूनिट्स एग्रीगेट्स आर नॉट स्टडीड। ये भी चीज ध्यान रख लीजिए, जब मैक्रो स्टडी के मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में स्टडी करते हैं, होल के बारे में तो देखते ही हैं। माइक्रो में हमने पढ़ा है कि हम लोग माइक्रो में सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे देखते हैं। जब मैक्रो की स्टडी करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि माइक्रो को भी हम इग्नोर कर देंगे। मैक्रो की स्टडी में इंडिविजुअल्स को भी साथ में लिया जाता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि माइक्रो की स्टडी में सिर्फ इंडिविजुअल अलग से देखे जाएंगे, मैक्रो में अलग से देखे। मैक्रो की स्टडी में इंडिविजुअल को भी साथ में लिया जाता है। इसमें एक ऐसे क्वेश्चन है, जब भी कहता है इसमें ध्यान देना होगा कि जब भी कोई स्टडी की जाएगी इकोनॉमिक्स के बारे में, मोस्टली ज्यादातर जो टॉक की जाएगी, जब बातचीत की जाएगी, डिमांड और सप्लाई बेस पे ही देखी जाती है। लोगों की डिमांड कैसी है और मार्केट में उनमें सप्लाई कैसी कम, लोगों की डिमांड को कैसे खत्म किया जा रहा है सप्लाई के थ्रू। स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप क्या है? इससे हमें सबसे पहले थ्योरी आती है कि नेशनल इनकम, हमारी इकोनॉमी की नेशनल इनकम कितनी हो रही है उसके बारे में हमें प्रॉपर पता लगता है कि डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ इनकम देखे जाते हैं। लोगों के अलग अलग मेथड, मीन सोशल लेवल पे लोग देखते हैं इनकम लोग कैसे कमा रहे हैं। बहुत प्रकार से इनकम लोग कमाते हैं, कुछ लोग ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, कुछ लोग जो है मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। प्रकार से जो इनकम है उसको इकट्ठा करके नेशनल इनकम को दिखाया जाता है। दूसरा, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, हमारी कंट्री में किस तरह से एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जाता है, कौन से उद्योग लग रहे हैं, कौन कौन सी जॉब्स निकल के आ रही हैं, वो भी थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती है। उसके बाद थ्योरी ऑफ मनी, कैसे लोगों की इनकम, पर कैपिटल इनकम कितनी है, कौन लोग कैसे अपना पैसा कमा रहे हैं और कितना पैसा सेविंग में लेके जा रहे हैं, ये थ्योरी ऑफ इनकम में आ जाता है। थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन की वजह से मार्केट में जो चेंजेस आते हैं उसमें जनरल प्राइस लेवल क्या है, कम से कम कितनी किस फ्लोर तक या सेलिंग लेवल तक रहती हैं, वो चीजें भी देखी जाती हैं। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्रो इकोनॉमिक्स जब भी स्टडी करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में देखा जाएगा। सबसे पहले इसमें देखते हैं जीडीपी, हमारी इकोनॉमी की जीडीपी कितनी आ रही है। जीडीपी लेवल अच्छा होता है तो इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप ऊपर होती चली जाती है। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हमारा इंटरनेशनल व्यापार कितना हो रहा है, ज्यादातर देखा जाएगा एक्सपोर्ट बेस पे, कितना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं इम्पोर्ट के सब्सिट्यूट में। मोस्टली हमारी इंडिया में पहले सबसे ज्यादा क्या होता है, इम्पोर्ट बहुत ज्यादा था और नाम मात्र एक्सपोर्ट होता था। आज के टाइम में हम एक्सपोर्ट लेवल में बड़े हुए हैं, थोड़ा सा आगे बड़े हुए हैं, लेकिन उतना नहीं कर रहे जितना हम लोग इम्पोर्ट करते हैं। इम्पोर्ट का मतलब मंगवाना हो गया, भेजना हो गया, एक्सपोर्ट का। तो इंटरनेशनल व्यापार भी हम कितना कर रहे हैं, किस लेवल पर कर रहे हैं, ये भी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स पे आ जाती है। थ्योरी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि हम लोग अलग अलग सेक्टर में अपने नेशनल इनकम को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, किस किस सेक्टर में हमें कितना कितना पैसा दिखाते हैं। गवर्नमेंट अलग अलग सेक्टर में दिखाती है ना, सर्विस सेक्टर में इतना पैसा कमा रहे हैं, प्रोडक्शन सेक्टर में हम इतना पैसा कमा रहे हैं, ट्रेडिंग सेक्टर में हम इतना कमा रहे हैं, अर्बन फैसिलिटीज में इतना कमा रहे हैं, या फिर हाउसिंग फैसिलिटी में इतना कमा रहे हैं। जब अलग अलग सेक्टर में इनको डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम।
थ्योरी ऑफ ट्रेड, हमारी इकोनॉमी में व्यापार का साइकिल किस प्रकार का है, किस तरह से व्यापार चल रहा है, कंजम्पशन लेवल के हिसाब से पैसा किस तरह से जनरेट हो रहा है, लोग कितना पैसा गुड्स में खत्म कर रहे हैं, कितना पैसा सेविंग में लेके जा रहे हैं, कितना पैसा ऐसा है जो लोगों ने अपने ब्लैक मनी में रखा हुआ है, ये सारा आपका थ्योरी ऑफ साइकिल में आ जाता है। ये भी आपकी स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स की है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के सबसे कॉन्सेप्ट हैं कुछ। सबसे पहले कंसेप्ट की बात करते हैं ग्रोथ। जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी देखी जाएगी तो हमेशा जिस लेवल की आप स्टडी कर रहे हो वहाँ पे ग्रोथ देखा जाएगा। मान लीजिए किसी कंट्री की आप देख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मान लो इंडिया कंट्री की, तो इंडिया कंट्री की ग्रोथ कितनी है, इनकी नेशनल इनकम कितनी है, इनका जीडीपी कितना है, हर साल में कितना बढ़ रहा है या पूरे साल में कितना अप एंड डाउन आया, उस लेवल की स्टडी की जाती है। दूसरा आता है कि बिजनेस साइकिल, हमारे इंडिया में बिजनेस साइकिल में कितने अप लेवल कितने डाउन लेवल आए, वो चीजें भी देखी जाती है। जैसे अभी आए थे कोरोना आया था, उस टाइम पे देखा गया था बिजनेस कितने डाउन हो गए थे, मोस्टली काफी बिजनेस बंद हुए, दोबारा से बिजनेस को कैसे रेनोवेट किया गया, किन बिजनेस को सपोर्ट दी गई गवर्नमेंट बेस पे, उसको हम बोलते हैं बिजनेस साइकिल। थर्ड आता है अनएम्प्लॉयमेंट, हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है। अनएम्प्लॉयमेंट ऐसा नहीं होता कि गवर्नमेंट जॉब नहीं दे रही, बहुत लोग अनएम्प्लॉयमेंट काफी प्रकार से आती है। जैसे बोलो सीजनल, कुछ काम ऐसे हैं जो सीजन बेस्ड पे, एग्रीकल्चर जैसे बोले कनक का काम होगा तो उस टाइम पे काम है, उसके बाद लोग फ्री हैं। कपड़े का जैसे सर्दी गर्मी में चल रहा है, बहुत सारे ऐसे काम है जो सीजनल बेस पे चलते हैं। कई बार अनएम्प्लॉयमेंट होती है कि कुछ लोग खुद नहीं चाहते कि वो काम करें। एक्चुअली मैं एग्जाम्पल बोलूँ, मैं टीचर बनना है, मुझे टीचर की जॉब भी ना मिले तो वो अनएम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिक पे आ जाती है। तो हमारी डिमांड्स होती हैं वो कंप्लीट नहीं होती, तो अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाती है। कई बार ट्रेड बेस पे आ जाती है, व्यापार में एकदम से लॉस आ गए तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप निकल जाती है। जैसे कंपनी छटनी कर देती है, काफी एम्प्लॉयज को छोड़ देती है, इन एम्प्लॉयज को छोड़ दोगे अब हमारे पास इतना प्रॉफिट लेवल नहीं है। कोरोना टाइम पे भी आप लोगों ने देखा उस लेवल में क्या हुआ था कि जो बिजनेस डाउन हो रहे थे, पहले तो गवर्नमेंट ने बोला कि सभी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देंगी, हो सके तो आधी आधी सैलरी देंगी, लेकिन बहुत सारी कंपनीज कुछ टाइम तो दे पाई, लेकिन उसके बाद उनके पास भी फैसिलिटीज नहीं थी, क्योंकि इतना पैसा नहीं बिजनेस में वो मेंटेन कर रखा हुआ था कि अपने एम्प्लॉयज को। उस टाइम पे क्या हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट अपने पे आ गई, लोगों को कंपनी छोड़नी पड़ी भाई, जहाँ से कुछ मिल नहीं रहा। फिर हमारे पास आता है इन्फ्लेशन। जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाएगी, इन्फ्लेशन को जरूर देखा जाता है। हमारी मार्केट में कीमतें बढ़ती हैं तो किस प्रकार से बढ़ती हैं और उनको रिसेशन में कैसे लेके, तो डिफ्लेशन में कैसे लेके आते हैं, उसके लिए क्या काम करते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी को अडॉप्ट करते हैं, फिस्कल पॉलिसी को साथ में लेके चलते हैं, तब जाके जो है इन्फ्लेशन को डाउन किया जाता है। मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में स्टडी की हुई है। सप्लाई ऑफ द करेंसी इन द मार्केट, सिर्फ गवर्नमेंट खुद मार्केट में करेंसी को सप्लाई करती है, मीन्स पैसे को भेजती है कि आप लोग इन पैसे को यूज कीजिए, बाद में हमें दे देना, उसको क्या बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। जैसे अभी कोरोना टाइम में एग्जांपल ले सकते हैं, लोगों के बिजनेस डाउन हो रहे थे, लोगों के पास पैसा कम था, काफी पुअर लोगों को तो गवर्नमेंट ने खुद सपोर्ट की कि 2-3 हजार उनके खाते में जा रहे, लेडीज के लिए 1500 ऐसे कुछ खाते में जा रहे थे। बिजनेस में जिनके डाउन चाल रहे उन लोगों को लोन दिए जा रहे थे, आप लोन लीजिए, 1 साल आपको कोई किस्त नहीं देनी, 1 साल कोई ब्याज नहीं देना, तो वो क्या थी, सप्लाई ऑफ द करेंसी था। गवर्नमेंट खुद पैसे को मार्केट में उतार रही थी। इन्फ्लेशन को डाउन, ताकि कीमतें ना बढ़े, कीमतें बढ़ी लेकिन उस लेवल पे नहीं मिली जितनी सोच लो, लोग सोच रहे थे कि डबल कीमतें हो जाएंगी, सोच रहे थे बढ़ी थी कीमतें, वो उतनी टाइम पे नीचे भी आ जाती है। फिर आता है यूजेज ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहाँ पे यूज करते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के क्या क्या काम हो रहे हैं। मतलब हमारी इंडियन इकोनॉमी में देखा जाए तो भी इंडियन इकोनॉमी में कितनी जीडीपी बढ़ रही है, नेशनल इनकम क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे दूर की जा रही है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड अपलिफ्ट हो रहा है या डाउन हो रहा है, पॉवर्टी इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है, एजुकेशन स्टैंडर्ड बढ़ रहा है या डाउन हो रहा है, वो सब कुछ जब देखा है तो उसको बोलते हैं कि इकोनॉमी के क्या फंक्शन है, वहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स अप्लाई होती है। हेल्प इन फॉर्मुलेशन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी, जो इकोनॉमिक लेवल पे पॉलिसीज बनती हैं उनको कैसे मार्केट में बनाना है और कैसे इम्प्लीमेंट लागू करना है, ये भी इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक्स से स्टडी आती है। जैसे हम लोग देखते हैं गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम बनाती है, उन स्कीम को कैसे अप्लाई करना है मार्केट में। जैसे एग्जांपल गवर्नमेंट ने पहले से स्कीम बनाई होती कि नोटबंदी करनी है और लोगों का पैसा निकालना है, जो लोगों ने घर में रख के रखा होता। गवर्नमेंट को पता था कि पैसा बहुत है लोगों के पास, लेकिन मार्केट में उतना पैसा नहीं है। फिर उसके लिए क्या किया गया, नोटबंदी की गई, लोगों ने घरों से बहुत पैसे निकाले, कुछ लोगों ने संभाल के रखे हुए थे, और गवर्नमेंट लेवल ही सेटअप करके रख दिया भी किसी टाइम कभी भी हम नोटबंदी कर सकते हैं। तो लोग मोस्टली आज के टाइम में घरों में पैसे स्पेशली संभाल के रखना बंद कर दिए। बहुत लोगों ने बंदी कर दिया, बैंकों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, मार्केट में लगाते हैं पैसा, ताकि वो पैसा बना रहे। उसके बाद आता है कि स्टडी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब गवर्नमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में लेके आती है, न्यू रेल्स, न्यू एयरलाइंस, न्यू ट्रांसपोर्ट, आगे हम देखते हैं गवर्नमेंट जैसे लक्ष्य रखा है कि 1 साल में 75 न्यू ट्रेन चलानी है वंदे भारत, तो
तो एक टारगेट है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का टारगेट ये है कि हम लोग पुरानी चीज़ों को छोड़ के नई चीज़ों में कैसे आगे बढ़ रहे हैं, नई लोगों को सर्विस कैसे दे रहे हैं, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कैसे बढ़ा रहे हैं, ये भी उसमें इकोनॉमिक स्टडी में ही आता है आपके पास। स्टडी ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम की स्टडी करनी हो, पर पर्सन कितने पैसे कमा रहे हैं, पर पर्सन की कैपिटल इनकम कितनी है, किस किस लेवल में हम कितनी कितनी इनकम जनरेट कर रहे हैं, ये नेशनल इनकम की स्टडी में आ जाता है। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, हमारी इकोनॉमिक में फ्लक्चुएशन कितनी आ रही है, जैसे कि हम देखेंगे जीडीपी लेवल पूरे साल में कितना बढ़ा और कितना कम हुआ, इन्फ्लेशन कीमतें कितनी बढ़ी कितनी डाउन हुई, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ा कितना कम हुआ, पॉवर्टी लाइन कितना बढ़ा कितना कम हुआ, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की ही स्टडी है। फुल एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट का एक टारगेट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स बेस पे कि पूरी की पूरी इकोनॉमी का एम्प्लॉयमेंट लेवल बना रहे, सब लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं दी सकती, उसके लिए प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स निकालना, ऐसे कोई मेले लगाना या फिर कोई रोजगार के ऐसे काम करवाना जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। मोस्टली गवर्नमेंट जैसे बोलती कि अपने बिजनेस स्टार्ट करो, ज्यादातर गवर्नमेंट आज के टाइम में बोलती सेल्फ इंटरप्रेन्योर बनो, अगर कोई पर्सन इंटरप्रेन्योर बनेंगे तो अपने साथ 1-2 पर्सन को जरूर जोड़ेंगे तो काम मिलना अपने आप ही स्टार्ट हो जाएगा। इन्फ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब है कि जब कीमतें बढ़ी नॉर्मल लेवल पे लेके आने के लिए कितना टाइम लगा, कीमतें एकदम से डाउन हुई तो नॉर्मल लेवल पे आने के लिए कितना टाइम लगा, उन चीजों को गैप को भी इकोनॉमिक स्टडी में लिया जाता है। सूटेबल फॉर ऑल इकोनॉमिक सिस्टम, जब मैक्रो इकोनॉमिक की बात करते हैं तो सारे के सारे इकोनॉमिक सिस्टम के लिए सूटेबल होती है क्योंकि इसमें सारे टॉपिक्स जो होते हैं वो कंप्लीट कर लिए जाते हैं। सोल्यूशन टू इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिक लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती हैं जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी की जाती है तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को नोटिस करके उनको सोल्यूशन फाइंड किया जाता है। बोलो कि अनएम्प्लॉयमेंट आ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट को नोटिस करेंगे, रीजंस क्या है, उन रीजंस को दूर किया जाए। जैसे बिजनेस में बहुत सारे डाउन आए थे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी थी, तो गवर्नमेंट ने सपोर्ट के लिए बिजनेस को आगे कैसे फाइनेंस प्रोवाइड किया, बहुत सारे इंडस्ट्रीज बिजनेस के लाइसेंस सिस्टम को चेंज किया, तो उससे कई बिजनेस दोबारा सेटअप हुए, बिजनेस सेटअप होने से अपने अपने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, सबसे पहले बात करते हैं डिग्री ऑफ एग्रेशन। जब मैक्रो इकोनॉमिक्स या माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हो तो किस डिग्री के बेस पे करते हैं। सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, अभी माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो हम स्टडी जो करते हैं हमारी अपनी जो इकोनॉमिक सिंगल बेस पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व किया जाता है। जब मैक्रो बेस पे स्टडीज करते हैं तो प्रॉब्लम जो है पूरी इकोनॉमी की देखी जाती है। फिर आता है फोकस ऑन स्टडी, माइक्रो इकोनॉमिक्स में मोस्टली फोकस किसके ऊपर किया जाता है, इंडिविजुअल लेवल्स के ऊपर, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स पे पूरी इकोनॉमी लेवल पे एम्प्लॉयमेंट देना, एम्प्लॉयमेंट में कौन बंदे काम कर रहे हैं सब कुछ देखना। बेसिक पैरामीटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड डिफरेंस, जब सब्जेक्ट मैटर देखेंगे तो क्या देखते हैं, कौन से मैटर के ऊपर देखते हैं, इंडिविजुअल बेस पे देखेंगे और इकोनॉमिक लेवल पे देखेंगे। इंडिविजुअल बेस पे देखेंगे बंदे की इनकम कितनी है, कैसे अपने डिमांड्स को कंप्लीट कर रहा है अपने इनकम के साथ। जब हम मेन मैटर देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, हम देखेंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, क्या पॉलिसीज हैं, कितनी इनकम लोग कमा रहे हैं, क्या हमारी जीडीपी कितनी बढ़ रही है, पॉवर्टी लाइन कितना हो रहा है, सब कुछ उसमें देखा जाएगा। माइक्रो लेवल पे हम क्या देखेंगे, इंडिविजुअल पर्सन की सेविंग कितनी है, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मैक्रो पे क्या देखेंगे, इकोनॉमी में कितना इन्वेस्टमेंट लेवल है, कितना पैसा मार्केट में लगा हुआ है, कितना पैसा हमें लगता है कि जर्नल के हिसाब से कितना पैसा आरबीआई ने बता दिया कितना पैसा मार्केट में है, कि एक्चुअल में वो पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, वो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर सकते हैं। मेथड ऑफ स्टडी क्या है, दोनों की स्टडी में मेथड ऑफ स्टडी क्या रिलेशनशिप दिखाया जाएगा क्वांटिटी डिमांड और सप्लाई के बीच में, ये मेथड ऑफ सप्लाई है। मोस्टली माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा होगा कि क्वांटिटी डिमांड मार्केट में कितनी है उसको सप्लाई से कैसे कंप्लीट कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में यही है, डिमांड्स कितनी है उनको कैसे हम सप्लाई से कंप्लीट कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड से लोगों को मिलती है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, अभी एम्प्लॉयमेंट दो, कीमतें बढ़ रही हैं कीमतों को डाउन करो, पॉवर्टी लाइन बहुत ज्यादा, पॉवर्टी लाइन को आप खत्म करो, तो ये सारी डिमांड्स होती हैं, उनको कैसे गवर्नमेंट खत्म करती है, अपनी तरफ से सर्विसेज देके। फिर उसके बाद हमारे पास आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। माइक्रो और मैक्रो इन्वायरमेंट तो हमारा खत्म हुआ जो इकोनॉमिक्स बेस पे। फिर आता है बिजनेस इन्वायरमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट समझ सकते क्या है, कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं उसको बिजनेस इन्वायरमेंट बोलते हैं। बिजनेस किस प्रकार से चल रहा है, बिजनेस इन्वायरमेंट दो प्रकार से कहते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लेवल पे। इंटरनल लेवल होगा विद इन कंपनी, विद इन कंपनी में काम कैसे चल रहा है, कौन बंदा किसको रिपोर्ट कर रहा है, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। अगर अच्छा इन्वायरमेंट होता है तो रिपोर्टिंग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ऑडिट अच्छे तरीके से हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम्स कभी नहीं होती, गवर्नमेंट को टैक्स पे जाते हैं। एक्सटर्नल लेवल क्या होगा, गवर्नमेंट बिजनेस की मार्केट किस प्रकार की है, मार्केट में कौन बंदा किस तरह देख रहा है, मार्केट में हमारा नेम एंड फेम कितना है, मार्केट में हमारे लोग कितने इन्वेस्टर्स रेडी खड़े हैं, किन लोगों ने हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए हुए, ये सारा कुछ
बिजनेस इन्वायरमेंट का बाहर के तरीके से, बाहर के बाद उसका गवर्नमेंट किस प्रकार से है, गवर्नमेंट बिजनेस को कैसे सपोर्ट कर रही है, टैक्स में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारा एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आ जाता है। तो जब भी बिजनेस इन्वायरमेंट की बात की जाएगी तो हम हमेशा देखेंगे सबसे पहले डिमांड और सप्लाई। बिजनेस में कितनी डिमांड्स आ रही है, मीन जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको कैसे सप्लाई, प्रोडक्ट को मार्केट में उतार के सप्लाई को दे रहे हैं। थर्ड, मार्जिनल एंड टोटल यूटिलिटी। मार्केट में बिजनेस की मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी कितनी है। मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स कितना प्रोडक्ट हम बेच के कितना पैसा कमाएंगे, लास्ट में टोटल में हमें कितना सेटिस्फेक्शन लेवल आ रहा है, कितना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, टोटल यूटिलिटी लेवल में आते हैं। मनी एंड बैंकिंग। बिजनेस इन्वायरमेंट में हमेशा पैसे को बैंकिंग के साथ मिलकर देखा जाएगा, कितना पैसा हमारे पास कैश में अवेलेबल है, कितना बैंक में हम यूज कर रहे हैं। आज के टाइम में मोस्टली जैसे देखते हैं कि मोस्टली बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट में जब बात करेंगे तो हम ये भी देखा था कि बिजनेस हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कितना मेन रोल अदा करता है, कि डेवलपमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है, हम प्रॉफिट कमाएंगे, अच्छे प्रोडक्शन करेंगे, गुड्स मार्केट में उतारेंगे, या फिर इंटरनेशनल बेस पे व्यापार करेंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट आगे मोड़ पे होगी। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस इन्वायरमेंट की जब भी बात की जाएगी तो ये देखा जाए हम कितना इनकम कमा रहे हैं, जैसे जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनको इनकम का साधन कैसे हमने दिया हुआ है, प्लस जो हमारे पास पर्सन्स हैं एम्प्लॉयमेंट लेवल हम कैसे बढ़ाएं, क्योंकि जैसे जैसे बिजनेस बढ़ाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ता चला जाएगा। जनरल प्राइस लेवल। बिजनेस इन्वायरमेंट की जब भी बात की जाएगी तो प्राइस लेवल को भी जरूर देखा जाएगा। मार्केट में कीमतें जो मर्जी हो रही हैं, हम लोग प्राइस को कैसे मेंटेन करके चल रहे हैं, अपनी कीमतों को अगर बढ़ाएंगे कीमत प्राइस भी बढ़ती चलनी जाएगी, जो भी गुड्स हम बेचेंगे कोशिश की जाती है कि अपनी कीमतों को कम किया जाए। उसके बाद ट्रेड साइकिल। हमारे व्यापार का साइकिल क्या है, हम लोग गुड्स कितनी जल्दी कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं अपने स्टॉक को, और उसको कितनी जल्दी मार्केट में उतार के सेल करते हैं, ये भी ट्रेड का साइकिल देखा जाएगा। इन्फ्लेशन। मार्केट में इन्फ्लेशन की कंडीशन आ जाए तो हम लोग अपने बिजनेस को कैसे मेंटेन करते हैं, ये चीजें भी देखेंगे। इन्फ्लेशन है ना, मार्केट जो आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, जहाँ आपके पास जो लेबर्स हैं वो बहुत महंगी हो जाती हैं, तो उस टाइम पे आप उन बिजनेस को कैसे मेंटेन करते हो, बिजनेस एनवायरनमेंट में देखा जाता है। एक आता है रिसेशन। रिसेशन का मतलब है जब कीमतें डाउन होना स्टार्ट हो जाए, तो उस टाइम पे बिजनेस को कैसे मेंटेन, जब कीमतें मार्केट में डाउन होना स्टार्ट हो जाए, आपकी कीमत ज्यादा लगी है प्रोडक्ट बनाने में, तो आप कैसे बेचेंगे, तो उस चीज को भी बिजनेस में मेंटेन किया जाता है। ये सब कुछ बिजनेस को ऑलवेज एक एनवायरनमेंट ऐसे हैं जो इफेक्ट करते ही हैं। ये सारे जो इन्वायरमेंट थे वो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट थे जो पैसे से लेन देन वाले थे। उसके बाद आता है नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। बिजनेस में इन्वायरमेंट जो आते हैं नॉन इकोनॉमिक, सबसे पहले आता है फिजिकल इन्वायरमेंट। फिजिकल इन्वायरमेंट का मतलब है बिजनेस लाने के लिए हमारे पास नेचुरल बेस पे इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल कैसा है, नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास जो किस प्रकार के हैं, उसको हम पब्लिक यूटिलिटी लेवल में कैसे यूज करते हैं। जब कोई बंदा बिजनेस चलाने आएगा उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज सबसे पहले क्या होंगे, जो उसकी अपनी स्किल्स हैं। नेचुरल रिसोर्सेज है ना, कोई बंदा बिजनेसमैन आएगा, ये पैसे से तो खरीद नहीं जाती, इसको समझा जाता है जब हम स्टडी करते हैं और एक्सपीरियंस लेते हैं, तो इसको कैसे हम अप्लाई करते हैं, ये बिजनेस एनवायरनमेंट होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट, क्लाइमेट, कैसा वातावरण हम क्रिएट करेंगे जिससे हम लोगों को प्रभावित करके बिजनेस चला सकें। लोगों की संतुष्टि लेवल तब होगी अगर आपका क्लाइमेट अच्छा हो, मीन्स आपका वातावरण अच्छा होगा। दूसरा आता है सोशल कल्चर एनवायरनमेंट। जब हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें ये इन्वायरमेंट भी साथ में देखना होता है। सोशल कल्चर मीन जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके नीड्स क्या हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उनको कैसे कंप्लीट करवाया जाए, तब भी जाके कंपनी के ऑब्जेक्टिव जो है कंप्लीट हो सकते हैं। जब हम कंपनी में जाते हैं तो देखते हैं काफी प्रकार की सर्विसेज जो हैं एम्प्लॉयज वगैरह को मिलती हैं, सोसाइटी लेवल पे भी मिलती हैं। उसके बाद पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, ये भी हमारा नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है। गवर्नमेंट्स किस प्रकार की आएंगी, भाई जब भी इलेक्शन होते हैं सभी बिजनेसमैन को हमेशा होता है कि कौन सा बंदा हमारे लिए सही रहेगा, उस बंदे को मोस्टली आ जाए तो बेनिफिट हो जाते हैं। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है बिजनेस को, क्योंकि जब कोई नई गवर्नमेंट आएगी तो नए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगी, जो पहली गवर्नमेंट बना के गई है वो तो चेंज हो जाएंगे, कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर आएंगे। जरूर नहीं है कि जो पहले चीज चल रही है वही चीज चलती रहेंगी, तो वो प्रॉब्लम्स रहती हैं। जैसे वैसे भी पहले कांग्रेस पार्टी चलती थी तो वैट सिस्टम चलता था, कांग्रेस पार्टी बोलते थे हम लोग लेके आएंगे जीएसटी करेंगे, लेकिन आता नहीं था। गवर्नमेंट चेंजेस हुई, जीएसटी आ गया, बहुत सारे बिजनेस को इफेक्ट हुआ। जीएसटी में बहुत सारे लोगों को सफर करना जिनको नॉलेज ही नहीं थी, जीएसटी अप्लाई हो गया। बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट की कि हमें तो लगाना नहीं है। जैसे कपड़ा उद्योग था 0% में था, वो 5% में चला गया। कपड़ा उद्योग ने काफी टाइम हड़ताल की, हमारे ऊपर बर्डन है, ये है वो, लेकिन सब लोगों को सिस्टम में आना ही पड़ता है, तो बिजनेस में ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। उसके बाद लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट जो टैक्स स्ट्रक्चर्स हैं, अगर उनमें चेंजेस आ गए, इनकम टैक्स के स्लैब रेट बदल गए। आज के टाइम में जैसे हम लोग देखते हैं 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं कोई बंदा भरता, अगर ये स्लैब रेट चेंज हो जाए, गवर्नमेंट बोले कि 5 लाख तक जो इनकम दिखा रहे हैं, लोग क्या करते हैं जानबूझ के अपनी इनकम टैक्स बढ़ा लेते हैं।
3 लाख इनकम है जी मेरे पूरे साल की, 4 लाख इनकम, कल को गवर्नमेंट चेंज कर दे 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगेगा। जो लोग पहले ज़्यादा दिखा रहे थे अब कम तो दिखा नहीं सकते। गवर्नमेंट रूल पिछले साल कैसे ज़्यादा थी, इस साल कम कैसे हो गई, तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो लीगल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आने बिजनेस में पर प्रॉब्लम्स आती हैं। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, बिजनेस को टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट के साथ भी डील करना होता है। आज जो बिजनेस हमारा चल रहा है, जिस टेक्नोलॉजी के साथ हम चल रहे हैं, अगर फ्रंट को नहीं देखेंगे, फ्यूचर को नहीं देखेंगे, लोगों को टेस्ट को नहीं समझेंगे, तो बिजनेस डाउन हो जाएंगे। हमें लोगों को टेस्ट के अकॉर्डिंग वैसे ही चीज़ें बनानी पड़ती हैं जैसे जैसे लोग पसंद करते हैं, और टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही पड़ते हैं। पहले लोग जैसे हाथ से काम करते थे, धीरे धीरे मशीन युग आया। अगर कंपनी इस मशीनों को ना अडॉप्ट करती, जो कंपनी पर्सन के ऊपर डिपेंड होकर चल रही, तो कंपनी आगे चल ही नहीं सकती। आज के टाइम में जैसे बर्डन है, हमारे कंपनी में कोई भी काम करने में एक पर्सन के ऊपर बहुत सारा बर्डन होता है। मैं एग्जाम्पल बोलूँ कि आप अकाउंटेंट हो कंपनी में, आपको बोला जाए कि सारे काम आपने खुद अकेले करने हैं, वो हाथ से करने हैं, आप कर लेंगे। आपको स्पेशल एक मैन पावर चाहिए होगी। अकाउंट में आपको जो बंदा परचेज देखेगा, जो सेल देखेगा, सब कुछ करेगा। आज के टाइम में कंपनी ने क्या किया, अभी सभी चीज़ों का रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम अप्लाई किया टेक्नोलॉजी बेस पे। हम लोग कंप्यूटर्स यूज करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कि जो काम एक पर्सन बंदा नहीं कर सकता, वो कंप्यूटर कर देता है। प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, किसके पैसे देने हैं, किसके लेने हैं, किससे कितना आया, किसका कितना गया, सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। ये माइंड में नहीं रह सकता। आप 10 एंट्री याद रख लोगे लेकिन 10 से ज्यादा नहीं रख पाओगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये मार्केट में जब आती है, हमें टेक्नोलॉजी बेस पे ये भी बिजनेस को इफेक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि बिजनेस की खर्चे जो बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। जब कोई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चीज अप्लाई करने, तो कंपनी के बिजनेस के खर्चे बढ़ेंगे। एजुकेशन इन्वायरमेंट, एजुकेशन इन्वायरमेंट भी बिजनेस बेस में देखा जाता है। जब बिजनेस में पर्सन आएंगे, अगर स्टडी वाले पर्सन आएंगे, तो बिजनेस के लिए बेनिफिट होगा। पहले लोग क्या करते थे, सब लोगों को लेबर का काम करवाया जाता, कोई चीज बनवानी है, सब लोग मिलकर बनाओ भाई, वो चीज कुछ ना कुछ सबसे करवाते थे। आज के टाइम में क्या है, जो बंदा जिस स्किल से आएगा वही काम उसको देंगे। तो एजुकेशन इन्वायरमेंट भी इफेक्ट करता है। हम लोग मोस्टली बिजनेस में जाते हैं, बंदा बोलता है कि मुझे मैनेजर आता, तो सबसे पहले डिग्री मांगी जाती है कि आपके पास ग्रेजुएशन बीबीए में, बीकॉम में किसी लेवल में है, या एमबीए आपने की है, एमबीए कुछ भी है। अगर वो स्टडी नहीं होती, एक्सपीरियंस हमें होता है, स्टडी के बेस पे हमें काम नहीं मिलता। बोलते नहीं, आप लोग नहीं रख सकते, पहले डिग्री लेके आओ। उसके बाद हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट। हिस्टोरिकल इन्वायरमेंट मीन बिजनेस पिछले काफी टाइमों से कैसे चले आ रहे हैं, उसके प्रति हम लोग हिस्ट्री के आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे, कि पीछे की तरफ नहीं सोचते चले जाते। जो पहले रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उसी से बिजनेस चला लेंगे, ये नहीं हो सकता। आपको टाइम के अकॉर्डिंग ये भी चीजें चेंज करनी पड़ती है। एथिकल इन्वायरमेंट, बिजनेस की मॉरल वैल्यूज, बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन, जो बिजनेस में एथिक्स जिस ऑब्जेक्टिव बेस पे आए थे, क्या उन ऑब्जेक्टिव में चेंजेस हुए या नहीं? पहले बिजनेस किस बेस पे चलते थे, सिर्फ प्रॉफिट कमाने के लिए, पैसा कमाओ, प्रॉफिट कमाओ, बस। लोगों के साथ इतना शोषण होता था, बहुत ज्यादा होता था। आज के टाइम में क्या है, लोग बिजनेस में होता है कि हमारी वैल्यू बढ़े, गुडविल बढ़े, नेम एंड फेम इंक्रीज हो, ये चीजें बिजनेस में देखी जाती हैं। उसके बाद कल्चरल इन्वायरमेंट, कल्चरल इन्वायरमेंट का मतलब कि हमारी कंपनी में जो कल्चर्स होगा वो किस प्रकार का होगा। पहले टाइम में क्या होगा, लोगों को पैसे नहीं देते थे, काम करवाते थे, धोती रोटी कपड़ा ऐसा कुछ देते थे। बहुत पुरानी चीजें वगैरह देखोगे, पुरानी स्टोरी जिन लोगों से कुछ हो पता लगेगा। आज के टाइम में क्या बिजनेस में कल्चर के हिसाब से चलना पड़ता है, लोगों के टेस्ट को समझना पड़ता है, लोगों को ऐसी सर्विसेज देनी पड़ती हैं, तब जाके काम जो है कंप्लीट होते हैं। हम कल्चर के विपरीत होकर काम करेंगे तो हमारे बिजनेस चल ही नहीं सकते। मैं बोलूँ कि मैं हरियाणा में हूँ, तो वहाँ पे कोई सामान जैसे बोलते हैं घूंघट का टाइम आजकल भी चलता है, अब वहाँ पे कपड़े को उद्योग हम लगा लेंगे, हम लोग कपड़े दूसरे बनाए बेचने लग जाए, तो बिजनेस इफेक्ट होगा ही होगा, बिकेगा ही नहीं। क्योंकि वहाँ पे सामान कैसे बिक रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ों का कल्चर है उस तरह के सामान ही वहाँ पे बिकते हैं। आप लोग कुछ अलग से बेचने की कोशिश करोगे, वहाँ पर वो नहीं बिक सकते। फिर आते हैं इकोलॉजी इन्वायरमेंट। इकोलॉजी भी एक साइंस होती है जिसमें लोगों के लिविंग ह्यूमन बींग्स एनिमल, ये भी चीजें हमें मेंटेन करनी चाहिए। लोगों के रहने के लिए या जानवरों के रहने के लिए जो चीजों की जरूरत है। बिजनेस आप कर रहे हैं, आप देखें कि आप पोल्यूशन के साथ काम कर लेंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमें विदाउट पोल्यूशन काम करना होता है। अगर कोई पोल्यूशन वाले सोर्सेज भी हैं तो उसको ऐसा सेटअप करना होता है कि तो लोगों को हानिकारक ना हो। प्रोडक्ट बनाए लोगों के लिए, वैसे सेटअप बनाए। आप कोई ऐसी चीज बना दो जिससे लोगों को प्रॉब्लम है। मैं बोलूँ कि धुएं वाला प्लांट लगा दें आप लोग सामने वाले में, चलने देंगे लोग? नहीं चलने देंगे। एनवायरमेंट में प्रॉब्लम्स आती हैं। लोग बोलते हैं कि स्पेशल ऐसी चीजें आउट ऑफ रिपब्लिक एरिया में चाहिए, एनवायरमेंट ये भी चीजें देखी जाती हैं। इंटरनेशनल एनवायरमेंट, बिजनेस कर रहे हैं तो इंटरनेशनल बेस पे बिजनेस कैसे चल रहा है। आप लोग एक पुराने तरीके से बिजनेस चलते रहेंगे ऐसा नहीं है। आज के टाइम में लोग मोस्टली ट्रेंड क्या पसंद करते हैं, जो लोग बाहर के कर रहे हैं वही लोग हम करें, वही चीजों में चल रहे हैं, तो वो चीजें भी हमें बिजनेस में देखनी पड़ती हैं। तो ये दोनों प्रकार का लेवल, इकोनॉमिक लेवल और नॉन इकोनॉमिक लेवल, दोनों का एनवायरनमेंट जो है बिजनेस को इफेक्ट करता है।
फिर आते हैं हमारे पास दोनों में इंटरेक्शन क्या है। दोनों में इंटरेक्शन क्या है, क्या हम इकोनॉमिक लेवल में देखते हैं तो पैसे के प्रति देखा जाता है कि बिजनेस में प्रॉफिट कमाने तो किस हिसाब से कमा सकते हैं। दूसरा आता है नॉन इकोनॉमिक। नॉन इकोनॉमिक में हो गया क्या क्या सर्विसेज देनी है जिसपे भी बिजनेस को चलाने के लिए चीजें जरूरी है। गवर्नमेंट होगी तभी बिजनेस चलेगा, लीगल इन्वायरमेंट होगा तभी बिजनेस चलेगा। अगर कोई ऐसे इन्वायरमेंट होंगे ही नहीं, कल्चरल नहीं होगा, सोशल कल्चर नहीं होगा, फिजिकल इन्वायरमेंट नहीं होगा, तो बिजनेस मेंटेन नहीं हो सकते। दोनों लेवल को जरूर देखा जाता है बिजनेस में। ये था आपका टॉपिक मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इन बिजनेस।